So we'll very quickly complete the last remaining part of projectile motion. So if you remember, projectile motion में तीन टाइप थे. एक था oblique, which is ground to ground. दूसरा है horizontal, which is height to ground. और तीसरा है, if you remember, projectile motion on an inclined plane. तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन के मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूलाज बताने वाला हूँ. थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगा, लेकिन मोस्टली इट विल बी फॉर्मूलाज. और आपको याद कैसे रखने हैं वो भी बता दूंगा मैं, ट्रिक टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज. तो लास्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन दैट वी शुड कंप्लीट, वी शुड कवर इज प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन. प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन. इंक्लाइंड प्लेन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लाइंड प्लेन मतलब क्या, ये पता होना चाहिए. अब तक हमारे पास अब तो ऐसा था कि ये था y एक्सिस, ये था x एक्सिस, और जब प्रोजेक्टाइल मोशन था तो प्रोजेक्टाइल था, इट वाज समथिंग लाइक दैट, ग्राउंड टू ग्राउंड. ग्राउंड टू ग्राउंड इसको बोलते हैं ऑब्लिक. अब हमको प्रोजेक्टाइल मोशन देखना है ऑन इंक्लाइन प्लेन. इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है, जिस प्लेन पे आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हो, इट इज मेकिंग सम एंगल, लेट अस से फाई, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. ऐसा मोशन है. करेक्ट? गुड. लास्ट बेंच बराबर है क्या? सही बोल रहा हूँ? हाँ, क्या बोला मैंने? पता ही नहीं, ध्यान नहीं. तो जो इंक्लाइन प्लेन है उसने खुद में हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया? फाई. कितना बनाया? फाई. तो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कुछ समझेगा. और ये जो इनिशियल वेलोसिटी था, इट इज u बार, इट मेक्स एंगल थीटा. अब अच्छे से सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ, कि क्वेश्चन जब आता है ना तब फॉर्मूला याद नहीं आता तुमको. ये नहीं आता था क्योंकि तुम लोगों का ध्यान नहीं होता इधर. तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था. हमको देखना है ग्राउंड टू इंक्लाइन प्लेन. ग्राउंड टू इंक्लाइन प्लेन. तो ऐसा करो, इसके फॉर्मूला तो हमको पता है इसके फॉर्मूला. जस्ट टू चेक इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज. डू यू रिमेंबर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूलाज क्या थे? फॉर एग्जांपल, फॉर्मूलाज मतलब है फॉर्मूला, आई मीन, डू यू रिमेंबर व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? इट इज 2uy by g. हाँ g, लेकिन g मतलब ay होता है अगर याद होगा तो, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता ही नहीं है ग्राउंड टू ग्राउंड में. तो g मतलब कौन था? ay था. हमने अब तक उसको 2uy by g बोला, सही बात है, बट यू हैव टू आल्सो रिमेंबर कि इन केस ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था ही नहीं. तो g क्या था फिर? ये y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन था. क्या था ये? y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, राइट? देन वी हैव सीन अनदर फार्मूला. यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे अनदर फार्मूला इज हाइट. व्हाट इज हाइट? uy स्क्वायर बाय 2g नहीं, ay. गुड. देन ये दो फॉर्मूला तुमको अगर पता होंगे तो तुमको मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन अच्छे से समझेगा. और अभी जो मैं ट्रिक बना रहा हूँ वो ट्रिक को तुम अच्छे से ध्यान देना. ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, मतलब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में, पार्टिकल कहीं पे भी हो, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, डजंट मैटर रियली, कहीं पे भी हो, एक्सेलरेशन का सिर्फ एक ही कंपोनेंट था. कौन सा था? ay. कौन सा था? ay. और चलो और क्या बताता हूँ फिर मैं. अब एक काम करो, तुमको प्रोजेक्टाइल मोशन कौन से प्लेन पे देखना है? इंक्लाइन. इस पूरे के पूरे प्लेन को ही घुमा दो. दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू. और इधर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं. दिस इज माई वे ऑफ रिमेम्बरिंग थिंग्स. मैं इसको ऐसा ही रखने वाला हूँ. इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और ये एंगल कितना बोला था मैंने? फाई. तो तुमने क्या किया? एक्स और वाई एक्सिस को घुमा लिया. उससे क्या हुआ बताता हूँ. अब उससे ये हुआ, इफ यू रिमेंबर, ये जो कंपोनेंट होता है ना, ये होता है ux. क्या होता है ये? ux. और एक होता है uy. ये था ux और ये है uy. और आपको ux और uy पता है. ux इज u cos थीटा, uy इज u sin थीटा. सिर्फ इतना है, इसके बाद से ux को u पैरेलल बोलेंगे क्योंकि ये x एक्सिस को पैरेलल है.
और यू वाई को यू परपेंडिकुलर बोलेंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है। दैट इज ऑल यू नीड टू नो। तो मैंने अभी ये प्लेन घुमा दिया और मैंने बोला कि ये जो यू एक्स है, क्योंकि नाम चेंज करके क्या बोल दिया, यू पैरेलल, और ये कौन है, यू परपेंडिकुलर। वेरी गुड गुड। नाउ सिमिलरली इफ यू थिंक, थोड़ा सा चेंज ऐसा है, पार्टिकल मान लेते हैं अपने पाथ में यहाँ पे है। अब तक क्या हो रहा था, अब तक ये हो रहा था कि उसका जो एक्सेलरेशन था उसका सिर्फ वाई कंपोनेंट था कि नहीं ऐसा? और वाई कंपोनेंट क्या था, जी था, जी क्या था, जी, क्योंकि जी क्या होता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो ये कौन है, जी है। ये कौन है, जी है। ये कौन है, जी है। अभी आपको थोड़ा सा मैथ्स भी पता होना चाहिए। मैथ्स मतलब अगर मेरे पास दो लाइंस है और अगर इन दोनों लाइंस में एंगल फाई है, फाई, और अगर मैं और दो लाइन ड्रॉ करता हूँ, उसमें से एक लाइन इसको परपेंडिकुलर है, दूसरा लाइन इसको परपेंडिकुलर है, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए ये एंगल भी पता है कितना होता है, फाइव। सो इफ यू हैव टू लाइन्स inclined to each other at angle phi, the two lines which are perpendicular to these two lines are also at angle phi। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो, और यहाँ पे भी ध्यान दो। अब मैं ना ये जो जी था, जी, मैं एक काम करता हूँ, इधर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। गुड। डू यू सी, ये जो लाइन है, ये लाइन ये इसको परपेंडिकुलर है। जैसे ये लाइन इसको परपेंडिकुलर था, हाँ बराबर। और इस लाइन को कौन था परपेंडिकुलर, दिस वन। इसको, ये जी की लाइन क्या होगी, तो मुझे बताओ ये एंगल क्या है, फाई। इसका मतलब जी के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक होगा जी कॉस फाई, क्योंकि एंगल को लग के कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस। लेकिन ये जी कॉस फाई ये पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो ये कौन बन गया, ए परपेंडिकुलर। कौन बन गया, ए परपेंडिकुलर। वेरी गुड। और इसी का एक और कंपोनेंट यहाँ पे आएगा। अगर वो जी कॉस फाई तो ये कौन है, जी साइन फाई। कौन है ये, जी साइन फाई। और ये जी साइन फाई पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। गुड। मैं एक बार और कंपोनेंट बता देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस इक्वेशंस। अभी इक्वेशन बनाना बाकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू हियर इज, हमको देखना है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन से पहले हमको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पता होना चाहिए जो एक्सवाई प्लेन में होता है, और हमको ये पता होना चाहिए कि ये था ट्रैजेक्टरी, ये ट्रैजेक्टरी था। उसके बाद ये था इनिशियल वेलोसिटी यू बार, यू बार, और ये एंगल थीटा है प्रोजेक्शन का। और फिर इसके दो कंपोनेंट्स थे, एक था यू एक्स विच इज यू कॉस थीटा, और एक है यू वाई विच इज यू साइन थीटा। तो ये आ गया यू वाई विच इज यू साइन थीटा। अब हमारा जो केस है वो ये केस नहीं है, हमारे केस में इंक्लाइन प्लेन है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ही घुमा देता हूँ। गुड। अब इसको रोटेट करने की वजह से मैंने नाम चेंज कर दिए। मैं इसके आगे से यू एक्स को यू एक्स नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा यू एंगल, और यू वाई को यू वाई नहीं बोलूंगा, बोलूंगा यू परपेंडिकुलर। वेरी गुड। एंड देन यू हैव दिस लाइन समथिंग लाइक दैट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ये। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये एंगल कितना था, फाई। तो जिस प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है उसी प्लेन ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना लिया, फाई। ये अगर याद होगा तो अब मैं साथ में लिख देता हूँ। सो फॉर यू पैरेलल, यू पैरेलल इज यू एक्स एंड यू एक्स इज व्हाट, यू कॉस थीटा। क्या होता है ये, यू कॉस थीटा। यू परपेंडिकुलर इज यू वाई विच इज यू साइन थीटा। एंड देन यहाँ पे या कहीं पे भी एक पॉइंट लो, कहीं पे भी ले सकते हो पूरी ट्रैजेक्टरी में, जहाँ तुमको लेना वहाँ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब पार्टिकल यहाँ था तो उसका एक्सेलरेशन इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, मतलब ये उसका जी का डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन है, जी। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मतलब ये जो लाइन है ना, ये इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है किसको परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल को। तो इसमें भी एंगल कितना आएगा, फाई, फाई आएगा ना, यस।
गुड। तो ये अगर एंगल फाई आया तो ये जो जी का कंपोनेंट है ये पता है कौन बन जाएगा, जी कॉस फाई, जी कॉस फाई। लेकिन ये जी कॉस फाई एक्स को परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, जी कॉस फाई। एंड यू हैव अ कंपोनेंट हियर विच इज पैरेलल, क्योंकि जी कॉस फाई को हमेशा पर 90 डिग्री में एक और कंपोनेंट होता है, वो कौन होता है, जी साइन फाई। तो जी साइन फाई, तो जी साइन फाई इज विच कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट। गुड, डन। इतना पता है अगर तो तुम्हारा काम हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखे थे। मैंने बोला था कि मुझे बता व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आपने बोला यू वाई स्क्वायर बाई 2 ay। वो था किसके लिए, ऑब्लिक के लिए। हमको चाहिए किसके लिए, इंक्लाइन प्लेन के लिए। तो एक काम करना, टी इक्वल्स टू 2 uy, यू वाई मतलब यू परपेंडिकुलर और ए वाई मतलब ए परपेंडिकुलर। हमारा यू परपेंडिकुलर कौन है, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा। और हमारा ए परपेंडिकुलर कौन है, व्हाट इज ए परपेंडिकुलर, जी कॉस फाई। तो ये तुम्हारा बन गया टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन। दिस इज द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर, नहीं तो फिर डिराइव करते रहोगे, आंसर नहीं आने वाला। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर वे ऑफ डिराइविंग द इक्वेशंस। व्हाट इज यू वाई, यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ay। व्हाट इज ay, जी cos फाई। ये मिल गया आपको टी और एच का, जिसके पास मॉड्यूल से चेक कर लो, ये होगा। ये इक्वेशन दी होंगे, वेरीफाई करना इज अ गुड थिंग, करते रहो। है ना, करेक्ट है, गुड, यही है। अब सिर्फ मैं आपको रेंज कैसे याद रखना बता देता हूँ। रेंज के लिए, आर के लिए, आर के लिए ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या था, याद रखना, 2 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ऐसा था कि नहीं, yes। यहाँ पर थीटा था। अब थोड़ा सा सिर्फ चेंज इतना होता है, थीटा की जगह पे थीटा प्लस फाइव सिर्फ कॉस में, और नीचे कॉस स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर अल्फा। चेक करो ऐसे होगा। तो मैं अभी बता देता हूँ, ये था किसका, ग्राउंड टू ग्राउंड ऑब्लिक। ग्राउंड तो हाइट मतलब इंक्लाइन प्लेन पे सिर्फ थीटा प्लस फाइव और नीचे कॉस स्क्वायर फाइव मतलब अल्फा, थीटा प्लस अल्फा अपॉन नीचे कौन, कॉस स्क्वायर अल्फा, है सब। तो दिस इज द वे ऑफ रिमेंबरिंग इक्वेशंस। अब अब तुमको याद होगा हमने मैक्सिमम रेंज फाइंड किया था, यू स्क्वायर बाई जी, था क्या ऐसा, था, गुड। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ आ सकता है और वैसा ही कुछ आएगा। सिर्फ प्रॉब्लम ये है, यू विल अगेन हैव टू थिंक, इंक्लाइन प्लेन पे भी दो टाइप के मोशंस होते हैं। एक होता है अप द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन मतलब मैं ग्राउंड से इसको ऊपर थ्रो कर रहा हूं, और एक होता है डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन मतलब मैं इसको ऊपर से नीचे थ्रो कर रहा हूं, ऊपर से नीचे, डाउन द इंक्लाइन। तो अगर अप द इंक्लाइन की बात कर रहे हो, अप द इंक्लाइन, तो इधर 1 प्लस साइन अल्फा लगाएंगे, ये अल्फा है, और इधर डाउन द इंक्लाइन में 1 माइनस साइन अल्फा लगाएंगे, ये अल्फा है। तो ये डाउन के लिए है और ये अप के लिए है, ये भी चेक कर लो एक बार, है, गुड, डन। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आते इंक्लाइंड मोशन के। तो ये सारा समरी आपको पता होना चाहिए। अब जस्ट अगेन फॉर वंस अगेन क्रॉस वेरिफिकेशन, मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपको इक्वेशन याद है कि नहीं। तो मैं काम करता हूँ, टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन और अलग अलग पैरामीटर्स कंपेयर कर लेंगे। एक टेबल ही बना के दे देता हूँ आपको मैं, सो दैट यू कैन यूज एनी ऑफ इट एनी टाइम यू वांट। गुड। तो सबसे पहले यहाँ पे बात होगी पैरामीटर। पैरामीटर मतलब रेंज फाइंड कर रहे हो कि हाइट फाइंड कर रहे हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट है कि क्या है, पैरामीटर। तो पैरामीटर, पैरामीटर, पैरामीटर में लिखने वाला हूँ यहाँ
यहाँ पे इस कॉलम में, और टाइप ऑफ मोशन मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे रो में। तो पहले टाइप ऑफ मोशन देख लेते हैं। टाइप ऑफ मोशन में कौन सा टाइप था? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर कौन था? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, और फिर कौन था? इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन। कौन से पैरामीटर हमने देखे? टाइम ऑफ फ्लाइट। तीन ही इंपॉर्टेंट तुमको कंपेयर करने हैं। तुमको कंपेयर करना है, एक विच इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट वन, नंबर टू दैट इज मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, और तीसरा है रेंज, रेंज। तो टेल मी टाइम ऑफ फ्लाइट इन ऑब्लिक, 2 uy/g, which is basically 2u sin theta by g. 2u sin theta by g, where theta is angle of projection. हॉरिजॉन्टल में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था? √2h/g। पहले डिराइव करके दिया, √2h/g आता है ना। भूल गए, सब कुछ भूल गए। ut plus 1/2 at² y component, y component, y component, sy is h, height, height, हाइट, बिल्डिंग का हाइट, जहां से तुमने प्रोजेक्टर को प्रोजेक्ट किया। ui कितना होता है? 0 होता है। ay कितना होता है? g होता है। इसको t बोल दिया, तो t स्क्वायर क्या हो गया? 2h/g हो गया। तो t कितना हो गया? √2h/g हो गया। तो ये इक्वेशन तो याद रहने चाहिए आपको। यू हैव टू रिमेंबर दिस। You have √2h/g. What about inclined plane? 2uy/g था ना। 2uy/g मतलब 2uy/ay, मतलब 2u perpendicular by a perpendicular, 2u perpendicular by a perpendicular। लेकिन u perpendicular कौन था? u sin थीटा। कौन था? u sin थीटा। और a perpendicular कौन था? g cos 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 cos। अभी आज ही तो किया है। बराबर। तो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर नाउ। मैक्सिमम हाइट uy²/2g, बराबर। uy²/2g मतलब u² sin² थीटा बाय 2g। यहाँ पे तो फाइंड ही नहीं करना, क्योंकि स्टार्ट ही मैक्सिमम हाइट से करता है। इट स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, हाइट टू ग्राउंड है। गुड। और यहाँ पे अभी मैंने बताया uy²/2g मतलब uy²/2ay मतलब u perpendicular² a perpendicular, u perpendicular is u² sin² theta upon 2a perpendicular is g cos alpha। गुड। देन ऐसा याद होना चाहिए। यू हैव टू नो दिस, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस। इक्वेशन याद रह जाते हैं। रेंज 2ux/uy/g मतलब 2u² sin थीटा cos थीटा बाय g। मैं जानबूझ के इन टर्म्स ऑफ थीटा लिख रहा हूँ, और ये था, अगर याद होगा तो। नहीं याद है, u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये भी यहीं से आता है। s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at² से आता है ये। sx ux t इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ax तो जीरो होता है ना, जीरो होता है। sx मतलब r, ux मतलब u, और t मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है इस केस में? √2h/g आ गया। और इधर रेंज अभी बताया था, रेंज अभी बताया, 2u² sin थीटा cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन g cos² अल्फा। गुड। अब इतना कर ही लिया कंपेयर, तो और एक पैरामीटर भी कंपेयर कर लेते हैं, दैट इज मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज कितना आता है वो देखना पड़ेगा हमको। तो लेट अस कंपेयर मैक्सिमम रेंज आल्सो। इतना कर लिया तो थोड़ा सा के लिए क्यों छोड़ देंगे उसको। वी विल कंपेयर रेंज, मैक्सिमम रेंज। So let's compare maximum range. What is the maximum range for oblique?
आर मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय जी। यहाँ पे तो कुछ मैक्सिमम रेंज का कुछ काम ही नहीं है, रेंज इज रेंज। गुड। तो हियर हियर यू हैव मैक्सिमम रेंज के दो फॉर्मूला बनते हैं आपके। एक बनता है, इफ यू रिमेंबर, यू स्क्वायर बाय जी 1 प्लस साइन अल्फा, और एक बनता है 1 - साइन अल्फा, प्लस जब अप द प्लेन हो और माइनस जब डाउन द प्लेन हो। So this is a summary of what you have learned so far. एक टेबल में तुम्हारे लगभग लगभग सारे क्वेश्चन हैं। You know this, you know the projectile motion. Good. So we will now start with questions, of course. So we'll start with questions of projectile motion. उसमें पहला है horizontal projectile motion, और horizontal projectile motion के जो दो क्वेश्चन दिए आपको मॉड्यूल्स में, they are very simple. PYQs में we will have good level questions. A stone is just released from the window of a train moving along a horizontal straight track. The stone will hit the ground following straight path, circular path, parabolic path, hyperbolic path. अब ये क्वेश्चन तुमको याद होगा, हम लोगों ने मोशन इन वन डायमेंशन उसमें एक PYQ था, उसमें भी सॉल्व किया है। सिर्फ ट्रेन की जगह पे कार बोला था, कार आपको बोला था, एक कार है, कार के विंडो से तुमने एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया, और इफ यू रिमेंबर कार का इनिशियल स्पीड आपको 0 दिया था, कार का एक्सेलरेशन आपको 5 दिया था, टाइम हो था 4 सेकेंड, फाइनल स्पीड हो गया था 20। और तुमने जब उस कार में से, यहाँ पे ट्रेन में से जब तुमने वो स्टोन को रिलीज किया था तो ऐसा मोशन आया था। हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, वी हैव डन दिस इन क्लास। तो दिस इज व्हाट, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, सर्कल, पैराबोला, डन, खत्म। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a bomb is dropped a bomb is dropped from an aeroplane moving horizontally at constant speed. A plane is moving horizontally at constant speed, उसमें से एक बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया तुमने। When air resistance is taken into consideration, the bomb falls on earth exactly below the aeroplane, falls on earth behind the aeroplane, falls on earth ahead of aeroplane, flies with the aeroplane. हाँ, डी डी कैसे हो गया? नॉर्मली क्या होता है, जब तुम एरोप्लेन से एक बॉम्ब को ड्रॉप करते हो और अगर आपने इसमें एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया है, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, तो वो ऐसा जाता है। ये पाथ 1 है, तो मैं लिख देता हूँ, पाथ 1 इज विदाउट एयर रेजिस्टेंस। ओके। और अगर एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल मूव ही नहीं हो रहा होता, एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल मूव नहीं हो रहा है, एक हाइट से तुमने ड्रॉप कर दिया, तो वो ऐसा जाता है। दैट इज पार्ट 2। इसको फ्री फॉल बोलते हो, फ्री फॉल, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्री फॉल, स्ट्रेट नीचे। इस पे तो हमने 1D मोशन में क्वेश्चन सॉल्व किए। देन इफ आई इंक्लूड द एयर रेजिस्टेंस आल्सो, अगर एयर रेजिस्टेंस इंक्लूड किया ना तो वो ऐसा गिरता है। थर्ड इज विथ एयर रेजिस्टेंस, तो मेरे को बताओ कहाँ गिरा, बिहाइंड, यस। तो थर्ड केस इज विथ एयर रेजिस्टेंस, तो इट फॉल्स बिहाइंड, it falls behind the aeroplane. Done? Too simple. आएंगे डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन भी आएंगे, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट है ना, बहुत डिफिकल्ट भी आएंगे, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। Oblique projectile motion. Which of the following sets of factors will affect the horizontal distance covered by an athlete in a long jump event?
which of the following sets of factor will affect the distance covered by an athlete in long jump event? Do you know long jump में क्या होता है? एथलीट भागते भागते आता है, फिर वो ऐसा जंप मारता है, क्या करता है वो? जंप मारता है, तो उसका मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल है। और जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कौन है पता है? रेंज है। और रेंज तुमको पता है, रेंज डिपेंड करता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। मतलब रेंज किस पे डिपेंड करता है? यू पे, थीटा पे और जी पे। अब क्वेश्चन पढ़ो। स्पीड बिफोर ही जंप्स एंड हिज वेट। स्पीड यस, वेट नो। क्योंकि वेट डिपेंड्स ऑन मास। द डायरेक्शन इन विच ही लीप्स एंड द इनिशियल स्पीड। किस डायरेक्शन में जंप मारा और कितने स्पीड से मारा? यस। किस डायरेक्शन में मतलब थीटा, और कितने स्पीड से मतलब यू। हो गया ऑप्शन नंबर बी। डन, खत्म। So it depends on angle of projection and depends on the initial speed. So it depends on angle of projection and the initial speed. It depends on u bar and it depends on theta. Next question. आएगा आएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगी सॉल्व करने की, धीरे धीरे। और नहीं तो फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे, बहुत सारे लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। The speed of a projectile, the speed of a projectile at its maximum height is half of its initial speed. The angle of projection is. अब ये सेम क्वेश्चन सीईटी के सेट में भी आता है, शायद पीवाईक्यू भी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड नाउ कि यहाँ पे ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की बात चल रही है, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल मोशन की बात चल रही है। तो आपको तो ये याद होगा ही कि ग्राउंड टू ग्राउंड की जब बात करते हो तो मैक्सिमम हाइट पे पी पॉइंट पे वी वाई क्या हो जाता है? और हमने क्या बोला है? द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टर एट मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल। इनिशियल स्पीड को क्या बोलते हो? यू। क्या बोलते हो? यू। ये यू था, ये थीटा था, सही है। मैक्सिमम हाइट पे क्या जीरो है? क्या जीरो है? वी वाई जीरो है, वी एक्स थोड़ी जीरो है। वी एक्स थोड़ी जीरो है, वी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड इज हाफ ऑफ इनिशियल। तो मैक्सिमम हाइट पे कौन सा स्पीड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल? वी एक्स। वी वाई तो जीरो ही है ना, वो कैसे हाफ हो सकता है इनिशियल का? वो तो जीरो है। तो बोलने की कोशिश क्या है यहाँ पे? वी एक्स इक्वल्स टू यू बाई टू, क्योंकि इनिशियल स्पीड कितनी थी? यू। बट डू यू नो, यू शुड नो, वी एक्स इक्वल्स टू, अभी मैं बता देता हूँ, अगली बार नहीं बताऊंगा। वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, लेकिन ए एक्स क्या होता है? जीरो। तो वी एक्स हमेशा क्या होता है? यू एक्स। और यू एक्स क्या होता है? यू कॉस थीटा। यू एक्स क्या होता है? यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा, so this is equals to u cos theta. Equation number 2, from 1 and 2 vx is u by 2 but vx is u cos theta, तो u cos theta is, अरे vx is u by 2 but vx is u cos theta, तो u cos theta is u by 2। u कैंसिल हो गया, cos theta की वैल्यू हाफ आ गई। cos theta की वैल्यू हाफ आना मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आना? 60। तो व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? 60। ऑप्शन नंबर ए। डन। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। A missile is fired for a maximum range. Maximum range u square by g, r max equals to u square by g, with an initial velocity of 20 meter per second and g is 10 meter per second square. The range of missile is, क्या ही जोक है? r max equal to u square by g, u square, u कितना है? 20, 20 into 20, 20 square, 20 into 20, g की वैल्यू कितनी है? 10। 1s are 2s are, what is range? 40 मीटर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल मोशन है ही सिंपल, बहुत सिंपल। सिंपल ये है, इट इज सिंपल, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल।
माइंडसेट मैटर करता है। तुम बोलोगे डिफिकल्ट है तो है डिफिकल्ट, सिंपल है तो सिंपल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अभी ये भी जोक है, दिस इज अ जोक। भाई जोक बताता हूँ। डू यू रिमेंबर समथिंग कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेंज सेम होता है, रेंज सेम होता है। और मैंने आपको बताया था कि एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, मतलब टोटल डिफरेंस दोनों एंगल में 90 का है। एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा है, बराबर। गैलीलियो राइट्स that for angles of projection of a projectile at 45 plus theta and 45 minus theta, the horizontal range described by the projectile are in the ratio 1:1, क्योंकि 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा डिफरेंस कितना 90। ये दोनों कौन से एंगल्स है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो रेंज सेम होगा। नहीं तो एक काम करो, अदरवाइज लंबा रूट आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। R1 is u square sine 2 theta 1 by g। u square sine 2 theta 1 था 45 plus theta upon g। u square sine of 2 into 45 is 90 plus 2 theta by g। बराबर, सही आ गया, बराबर है ना। 45 plus theta बना मेरा आंसर। व्हाट इज साइन ऑफ 90 plus 2 theta? cos, cos of 2 theta क्या होता है ये? cos 2 theta। तो ये पता होना चाहिए आपको। तो R1 आ जाएगा u स्क्वायर cos cos of 2 theta by g, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली R2 इक्वल्स टू u स्क्वायर sin 2 theta 2 by g। तो R2 इक्वल्स टू u स्क्वायर sin 2 थीटा 2 कितना है? 45 माइनस थीटा है अपॉन g। गुड। So therefore you have R2 equals to u square sine of 90 minus 2 theta by g। What is sine of 90 minus 2 theta? Cos 2 theta। तो cos 2 theta by g। इक्वेशन नंबर 2 और 1 से क्या देखने को मिलता है? R1 equals to R2, R1 equals to R2। तो रेशो पूछा था क्या तुमको? यस, तो रेशो 1:1। इतना सारा कौन सॉल्व करेगा? सीधा सीधा पता होता कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात चल रही है, रेंज तो सेम होता है, तो रेशियो इज 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि सॉल्व ही नहीं करना इसको तो क्यों नहीं करना। 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? If a body A of mass n is thrown with velocity v at an angle 30 to the horizontal, and another body B of the same mass same है, is thrown with same speed भी same है, मतलब इनिशियल स्पीड u जिसको तुम बोलते हो दोनों केस में सेम है। एंगल एक केस में 30 है, दूसरे केस में एंगल कितना है 60 to the horizontal, the ratio of the horizontal range is, बताओ। 1:1, क्योंकि स्पीड सेम था। एक केस में 30 डिग्री एंगल है, दूसरे में थीटा माइनस मतलब 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 30 कितना 60। तो ये दोनों एंगल्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। रेंज कितना होता है? 1:2। सिंपल, गुड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। For a projectile, the ratio of maximum height reached to the square of flight time। आपको पूछा है रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट टू दैट ऑफ स्क्वायर ऑफ फ्लाइट टाइम। व्हाट इज हाइट इन टर्म्स ऑफ ui बताना मेरे को। 2ui by g कितना होता है? 2ui by g, बराबर। गलत बता दिए, गलत बताओगे तो कैसे चलेगा? ui स्क्वायर बाय 2g, वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट बता दिया तुमने। 2ui by g कौन होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मेरे को हाइट के लिए 2ui by g बता दी, ui स्क्वायर बाय 2g। तो ये क्या लिखूंगा अभी मैं? 2ui by g का स्क्वायर। वेरी गुड। तो विच मीन्स ui स्क्वायर बाय 2g
अपॉन 2 का स्क्वायर कितना 4, यू वाई स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। सही है, यू वाई स्क्वायर कैंसल, एक जी कैंसल, ये जो एक जी है वो कहाँ गया, ऊपर गया, ये 2 कहाँ आ गया, नीचे आ गया, तो कितना हो गया 8, क्योंकि 4 इंटू 2, जी की वैल्यू 10 है तो 10/8, या तो 10/8 होना चाहिए, तो 5/4, 5/4 ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ इफ यू रिमेम्बर, जो मैंने कल के लेक्चर में आपको थ्योरी बताया था, अगर वो थ्योरी याद होगा ना तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं याद होगा तो फिर करो। अ बॉडी ऑफ मास m इज थ्रोन upward at an angle theta with horizontal with velocity v, while rising up, जब ऊपर जा रहा था, the velocity of mass m after t seconds is, फाइनल वेलोसिटी पूछा है आपको। डू यू रिमेम्बर, इफ यू रिमेम्बर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने देखा था वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई चेक है, फिर हमने बोला था कि ये जो v है ये हो जाता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, फिर हमने बोला था कि वी एक्स तो यू एक्स है, वो तो चेंज होता ही नहीं है, वो कौन होता है यू कॉस, लेकिन वी वाई इज यू वाई प्लस ए वाई टी, लेकिन यू वाई इज यू साइन थीटा एंड ए वाई इज माइनस जी टी, माइनस, और ये वी एक्स और ये वी वाई यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो देयरफॉर v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर एस यू कॉस थीटा का स्क्वायर, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी वाई इज यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। देख लो, और सिर्फ हमने यू लिखा है, उन्होंने वी बोला है, वो डिफरेंस हमको पता होना चाहिए, तो वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वी कॉस थीटा का स्क्वायर, वी कॉस थीटा का स्क्वायर, वी कॉस थीटा का स्क्वायर है, राइट। देन यू हैव प्लस वी साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर। अरे ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, कहाँ गड़बड़ हो गई, कहीं नहीं हुई गड़बड़, इसको एक्सपांड करो, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर, अभी u की जगह पे v लिख देता हूँ मैं, फिर v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस व्हाट इज a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab 2 2ab व्हाट इज a v sin थीटा, व्हाट इज b gt, और ये माइनस क्यों लिखा क्योंकि gt माइनस था इसलिए माइनस, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। सही है, सही है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा वी स्क्वायर, तो v इक्वल टू, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है, इसीलिए मैं u को u लिख रहा था, क्योंकि तुमको कंफ्यूज करेंगे, ये v वो v ये सेम नहीं है, दैट इज व्हाई ना आई डू नॉट राइट डाउन v इवन इफ दे से सो, हम नहीं लिखने वाले, हम u लिखते हैं, हम हमको ऐसा ही कंफर्टेबल है, वी नॉट राइट डाउन v अंडर रूट ऑफ, कौन कॉमन निकला यू स्क्वायर, तो क्या आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा 1, क्या बन जाएगा ये 1 बन जाएगा, उसके बाद क्या बचा -2 प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, यस -2 यू जी टी साइन थीटा, गुड गुड हो गया, फिर v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर -2 यू जी टी साइन थीटा। देखो जरा, v स्क्वायर यस प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर यस प्लस 2v साइन थीटा जी टी, 2v साइन थीटा जी टी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, so we will solve home based questions also here। horizontal projectile motion का पहला home based question, the maximum range मतलब u square by g of a gun on horizontal terrain is 16 किलोमीटर, तो u square by g की वैल्यू दी है 16 किलोमीटर, g की वैल्यू 10 बोला है आपको, what must be the muzzle velocity, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पूछा है आपको, तो एज यू नो कि r max ये होता है यू स्क्वायर बाई जी, और ये वैल्यू दी है 16 किलोमीटर। पहली बात तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो 10⁻3, तो यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर आ जाएगा 16 इंटू जी को वहाँ शिफ्ट कर दो, जी
इंटू 10⁻³ तो यूज कर क्या हो गया 16 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10 और 10⁻³ कितना हो गया 10⁻4 यू क्या आ जाएगा 16 का रूट 4 और 10⁻4 का रूट 2 तो वैल्यू कितनी आएगी 400 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर बी। वैसे क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं है, यू नो दिस इज नॉट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एनीवेज इट स्टिल वर्क्स। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्या बोला है देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। An aeroplane moving horizontally with a speed of 720 km per hour drops a foot pocket नहीं हो सकता, foot packet हो सकता है, foot packet while flying at a height of 396.9 meter. The time taken by the foot packet to reach the ground and its horizontal range is। आपने देखा होगा बहुत बार जब फ्लड लाइक सिचुएशन होता है, बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आ गई तो क्या होता है हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन से फूड सप्लाई करते हैं, नीचे फूड पैकेट शो करते हैं। तो जो हाइट आपको दिया हुआ है एरोप्लेन का वो दिया हुआ है 396.9। यहाँ से एरोप्लेन से फूड पैकेट को ड्रॉप किया तो कितने टाइम के बाद वो नीचे जाके गिरेगा, नंबर 1 ये पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है मतलब, और नंबर 2 रेंज पूछा है। तो आपको पूछा है कि कितने देर के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट और कितनी दूर मतलब रेंज। तो द टाइम टेकन बाय द फुट पैकेट टू रीच द ग्राउंड एंड इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में तुमको याद होना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है √2h/g, और आज ही बताया है तो भूलने का मतलब ही नहीं है, राइट। और एक चीज और याद रखना 2h व्हाट इज हाइट, व्हाट इज हाइट 396.9, 396.9। तो जो g की वैल्यू है ना वो 10 मत लिखना, 9.8 लिखना। करो कैलकुलेट। एग्जाम मैं तुमको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ऊपर 400 इमेजिन कर लो, कितना 400, नीचे 10 इमेजिन कर लो। 400/10 हाउ मच 40, 40 इंटू 2 80। तो ये ओवरऑल सब सॉल्व करके ना लगभग √80 बनाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में 9 सेकेंड्स, ऐसा होता है वो 9 सेकेंड्स, 9 सेकेंड। और आपको पूछा है रेंज, और रेंज याद है क्या, रेंज क्या था, रेंज था यूटी, u into time of flight, u into time of flight, what is u 720 किलोमीटर पर आवर, 720 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करोगे 5/18, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया 9। ये है 1 और ये है 40, व्हाट इज 14 टू 4 इंटू 5 20 मतलब 200, और 200 इंटू 9 1800, तो 1800, तो ऑप्शन नंबर बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल क्वेश्चन है। अ पार्टिकल A is dropped from height and another particle B is thrown in horizontal direction with a speed of 5 meter per second from the same height. The correct statement is both particles will reach the ground simultaneously. Both particles will reach at ground with same speed. Particle A will reach the ground first and then with respect to particle B. Particle B will reach ground first with respect to particle A. एक को तुमने ड्रॉप किया है, एक को तुमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश किया है। तो यू शुड नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क यू इज, सपोज ये एक टॉवर था, इस टॉवर से तुमने एक पार्टिकल को रिलीज कर दिया, रिलीज मतलब वो ऐसा आएगा, सीधा नीचे आएगा, और जो दूसरा है वो ऐसा आएगा। ये पार्टिकल 2 है, पार्टिकल 1 है। आपको पूछा है सिर्फ in terms of time, both particles will reach ground simultaneously, both will reach with same speed. Particle A will reach first with respect to B, particle B will reach first with respect to A। तो पहले मुझे बताओ
सेकेंड पार्टिकल मतलब बी पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। रिमेंबर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, अंडर रूट ऑफ 2h/g वेयर h इज द हाइट। अगर मैं पहले पार्टिकल की बात करता हूँ ए का, तो ए के लिए भी तो तुम s इक्वल टू ut प्लस 1/2 इसको लिखोगे कि नहीं लिखोगे, यस ठीक है। ये पार्टिकल बी का था T2, s इसने भी कितना डिस्टेंस कवर किया h, इसका u कितना था 0, इसका a क्या है g और इसका टाइम को बोलता हूँ T2, T2 स्क्वायर। तो मुझे बताओ T2 स्क्वायर क्या आ गया 2h/g, तो T2 क्या हो गया अंडर रूट ऑफ 2h/g। तो डू यू सी T1 इक्वल टू क्या आ गया T2, सो बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली। ऑप्शन नंबर ए, बोथ पार्टिकल्स विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball is rolled off the edge of a horizontal table at a speed of 4 meter per second. It hits the ground after 0.4 second. Which statement given below are true? It hits the ground at a horizontal distance of 1.6 meter from the edge of the table. The speed with which it hits the ground is 4 meter per second. Height of the table is 0.8 meter. It hits the ground at an angle of 60 degree to the horizontal. अच्छा ओके, तो पहले क्वेश्चन समझ लो। ये ग्राउंड है, आपके पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल से तुमने एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉल को रोल ऑफ कर दिया। रोल ऑफ करना है धक्का देना। तो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर जस्ट पुशिंग अ स्मॉल बॉल विच इज केप्ट ऑन द टेबल समवेयर ओवर हियर। इसको तुमने धक्का दे दिया, इसको धक्का दे दिया तो क्या होगा, ये ऐसा जाएगा, इट विल गो समथिंग लाइक दैट। गुड, देन क्या पूछा है क्वेश्चन में, पहले दिया क्या वो देख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है आपको, बोला है जो स्पीड था, स्पीड, और आपको पता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में y कंपोनेंट तो 0 होता है, तो ux दिया है, ux इज u कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम के बाद नीचे गया 0.4, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया। तो तुमको दिया है u विच इज 4 मीटर पर सेकेंड, तुमको दिया टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज 0.4 सेकेंड। अब क्या पूछा है, इट हिट्स द ग्राउंड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ, मतलब ये रेंज पूछा है। व्हाट इज रेंज, व्हाट इज रेंज यूटी, अभी तो देखा था। तो 4 इंटू 0.4 कितना होता है 1.6। तो इन्होंने बोला है आपको इट हिट्स द ग्राउंड एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1.6 फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। सही बात है, सही है ना। तो फिर पहला तो सही है, हाँ, लेकिन विच स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू, आर 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 इज नहीं, आर ट्रू है। तो और भी हो सकता है फिर, द स्पीड with which it hits the ground is 4 meter per second. How do you find out speed in this case? You should know speed in this case will be, final speed will be under root of vx square plus vy square. Do you remember I told you many times कि vx तो कभी चेंज होता ही नहीं है, vx is ux और ux is u in this case, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए यहाँ पे ux इक्वल्स टू क्या होता है, तो वो तो 4 है, राइट। अब थोड़ा सेंसिबली क्वेश्चन को समझो पहले। अगर अगर Vx ही 4 है, Vy तो 0 नहीं होता ना यहाँ पे, क्योंकि Vy तुम फाइंड भी करोगे, Vy इक्वल्स टू Uy प्लस Ayt करोगे कि नहीं करोगे, वेयर टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो Vy इक्वल्स टू Uy क्या था 0 और ये G था और ये टाइम ऑफ फ्लाइट था, G की वैल्यू 10, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा 0.4, कितना था 0.4। वैसे ये करना ही नहीं चाहिए सॉल्व, क्यों बता रहा हूँ मैं। v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये खुद वी एक्स कितना है 4 और वी वाई 0 नहीं है, मतलब आंसर ना 4 से ऊपर ही आएगा, क्योंकि ये खुद कितना है 4 का स्क्वायर 16 और 16 मतलब 4√2। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही समझ में आ गया था कि 4 तो नहीं आ सकता ना, 4 के ऊपर जाएगा ना आंसर। अरे
जब y कंपोनेंट 0 हो नहीं रहा तुम्हारा, ये खुद ही 4 है, 4 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट कितना 4, 4 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट कितना 4, तो तुम कुछ और ऐड कर रहे हो ना, तो नंबर 4 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो फिर ये सॉल्व करने बैठना क्यों है तुमको? यू हैव टू सेव योर टाइम। हाइट ऑफ द टेबल, हाइट ऑफ द टेबल। अब थोड़ा और सोचो, हाइट ऑफ द टेबल हम कैसे फाइंड करें? हाइट ऑफ टेबल कैसे फाइंड करें? टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है क्या तुमको? यस। क्या दिया टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू? 0.4। डू यू रिमेंबर, तुमने ही बताया टाइम ऑफ फ्लाइट इज रूट ऑफ 2h/g। सही है, बराबर, करेक्ट। स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो 2h/g इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16, मतलब 0.4 का स्क्वायर 0.16, तो h क्या हो गया 0.16g/2, मतलब 0.16 इंटू 10/2। What is 0.16 into 10? 1.6. What is 1.6/2? 0.8. So what is height? 0.8. 0.8, तो ये भी सही है। तो मल्टीपल करेक्ट वाला है ये। करेक्ट, गुड। अब आखिरी का जो केस है वो तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं कैलकुलेट करने के लिए। इट हिट्स द ग्राउंड एट व्हाट एंगल, लेकिन ए और सी करेक्ट है तो डन। दैट्स व्हाट यू हैव। गुड, सो दैट्स इट फॉर टुडे।